तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रेज योर हैंड प्लीज। देखो यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा बीच बीच में क्या हो रहा है, शायद अप डाउन हो रहा है, ये समझना होगा आपको। वैसे भी हमारा टाइम लॉग आउट हो गया था, इसके कारण सेशन बंद हो गया था बीच में। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द IUCN, ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इसको बोलते हैं IUCN बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो काम करती है नेचर और एनवायरमेंट को बचाने के लिए, और हमारे एनवायरमेंट में, नेचर में जो भी लिविंग थिंग्स मतलब प्लांट और एनिमल की फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं उसको, उसकी जो भी स्पीशीज पाई जाती है उसको कैटेगरी अलग, उसका जो क्लासिफिकेशन है उसका क्लासिफिकेशन करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो मैंने रेयर स्पीशीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी, नॉर्मल स्पीशीज के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। कुछ स्पीशीज इंडिजेनिक होती है जो पर्टिकुलर बैरियर के कारण हमारे ह्यूमन सेटलमेंट से क्या होती है, अलग से रहती है। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ पे देखे जाते हैं हमारे इंडिया में, राइट, बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार आइलैंड का बहुत बड़ा ग्रुप है, मोर देन 570 आइलैंड्स है वहाँ पे छोटे छोटे। तो उनमें से बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं कि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ होंगी या नेचुरल वेजिटेशन होगा, तो उस टाइप की जो वहाँ की प्लांट ट्रीज है या वाइल्ड लाइफ है, वो एंडेमिक कैटेगरी में उसको रखा गया है, प्लेस किया गया है। और उसके बाद में इन्होंने ये भी बताया है IUCN ने कि एक कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट कैटेगरी, जिसमें चीता जैसे एनिमल्स वगैरह आते हैं या ब्लैक बक वगैरह आते हैं, राइट। तो ये एनिमल्स अभी देखने को मिलते नहीं है, ढूंढने से भी देखने को नहीं मिलते यार। तो नियर फ्यूचर में कैसे ये बिल्कुल ही पूरी तरह से गायब हो चुके हैं हमारे अर्थ से, बोलेंगे हम तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को कि किस टाइप की कैटेगरी है और किस कैटेगरी में किस टाइप के एनिमल्स आते हैं। तो वैसे हमारे सिलेबस में ये पॉइंट नहीं है, जब आप 10th क्लास में जाओगे तो पूरा का पूरा चैप्टर है वहाँ पे और आपको प्रॉपरली स्टडी करने को मिलेगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया है, वीडियो ऑन करे वो सभी लोग। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। तो हमने देखा कि जिस तरह से ह्यूमन हंटिंग और पोचिंग करता आ रहा है, तो उससे जो वाइल्ड लाइफ है हमारे यहाँ पे, उनकी क्वांटिटी में काफी ज्यादा आपको रिडक्शन देखने को मिलता है। इवन दोज वाइल्ड एनिमल्स दैट हैव एडेप्टेड टू लाइफ नियर ह्यूमन हैबिटेशंस आर एट रिस्क। और देखिए जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ देखी जाती है ह्यूमन एडेप्शन के नियर, जैसे मतलब आपके गांव के आजू बाजू में, शहर के आजू बाजू में, टाउन्स के आजू बाजू में जो फॉरेस्ट बेल्ट होता है या बुशेस बेल्ट होता है या एग्रीकल्चर वाला बेल्ट होता है, वहां पे भी कुछ वाइल्ड एनिमल्स को देखा जाता है। तो उन वाइल्ड एनिमल्स को भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रैप वगैरह लगाते हैं और उनको पकड़ते हैं, बाद में उनकी कोचिंग वगैरह करते हैं, उनको बेचते हैं, उनके चमड़ी को निकालते हैं, लेदर का बिजनेस वगैरह करते हैं। तो एक टाइप से उनके ऊपर में काफी ज्यादा असॉल्ट कर रहे हैं हम लोग। हम है वैसे वो लोग है, उनको कोचिंग वोचिंग नहीं करना चाहिए, हंटिंग नहीं करना चाहिए। तो उनके कारण उनकी लाइफ की आज मतलब कोई गारंटी नहीं है कि उनकी डेथ कब होगी, उनकी हंटिंग कब की जाएगी, उनकी कोचिंग कब की जाएगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपके ह्यूमन सेटलमेंट के आजू बाजू में जो बेल्ट है, फॉरेस्ट का बेल्ट है या बुशेस का बेल्ट है या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का बेल्ट है, वहां पे जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उनको बचाने की जरूरत है आज आपको, ताकि आपने हंटिंग या पोचिंग जैसे एक्टिविटीज में खुद को एंगेज नहीं रखना चाहिए। ये सब बंद करना होगा। तो हम जैसे यहाँ पे बात करेंगे और भी बाकी एक्टिविटीज के कारण वो कैसे ह्यूमन सेटलमेंट के आजू बाजू में जनरली पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो कंटेमिनेटेड वाटर को जब ये एनिमल्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते, तो उनकी डेथ या वो बीमार पड़ के वैसे भी मर जाते हैं। तो ये भी एक कारण माना जाता है कि हमारी वजह से उनके जो रिसोर्सेस है जहाँ से वो फीड करते हैं खुद को, या वाटर वाटर को कंज्यूम करते हैं या कहीं पे वो ग्रेज करते हैं, तो उनके कारण भी उनकी डेथ एक्सीडेंटली हो जाती है। हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही एनिमल्स की बात करेंगे, जैसे वल्चर्स in India and other South Asian countries have been dying of kidney failure after feeding on the carcasses of animals treated with the drug diclofenac। देखो सबसे बड़ा मतलब चिंता का विषय है कि हम कुछ एनिमल्स को कैसे केमिकल्स से ट्रीट करके, बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर में केमिकल
प्रोसेस की जाती है, जैसे मीट प्रोडक्शन के बिजनेस में भी केमिकल को यूज किया जाता है। बहुत बार कुछ एनिमल जो है जब ग्रेजिंग करते हैं ओपन लैंड पे, ग्रास लैंड पे, पास्चर्स पे, तो कुछ केमिकल्स कंज्यूम कर जाते हैं, और ऐसे एनिमल जब मर जाते हैं तो इनके ऊपर में जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो सर्वाइवल करते हैं, तो उनके भी बॉडी में इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या चला जाता है, वो पॉइजन चला जाता है, और उनको किडनी से रिलेटेड डिसीजेस को फेस करना होता है, और ऐसे चलते उनकी मौत हो जाती है। तो ये इंडिया में और कुछ बाकी कॉन्टिनेंट्स में, एशिया एशिया की कुछ कंट्रीज में वगैरह आपको इजीली देखने को मिलेगा। तो once common vultures are now so endangered in the wild that they are being bred in captivity to save them from the total extinction. Okay, तो यहाँ पे जो vultures की बात की गई है, तो ये endangered कैटेगरी में, endangered कैटेगरी का मतलब क्या, उनकी जो अभी नंबर्स देखी जाती है वो बहुत ही कम देखी जाती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। मतलब पहले जो कुछ सालों पहले इन एवेंजर्स की या वर्चर्स की जो क्वांटिटी नंबर थी हमारे सराउंडिंग में, वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन इन दिनों ये क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है, और आने वाले फ्यूचर में ये गायब हो सकते हैं, इसीलिए इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये बात यहाँ पे समझना होगा आपको। ड्यू टू द disappearance of these natural scavengers, carcasses now lie rotting in the dumps in the many areas, और इसीलिए क्या होता है, ये स्कैवेंजर की जो संख्या है, नंबर्स है, वो हमारे एरिया में आजू बाजू में न देखने के कारण ऐसे खुले में बहुत सारे लोग कैसे कुछ रियरिंग एनिमल्स की बॉडी को वगैरह छोड़ देते हैं, डंप कर देते हैं ऐसे खुले में। वो बॉडी क्या हो जाती है, ऐसे ही सटने लगती है, और उसके बाद में आपके रिसोर्सेस को पॉल्यूट करती है। तो इनके कारण भी काफी मतलब जो डिसीजेस है वो स्प्रेड होती है हमारे यहाँ पे। तो ये बात आपको याद रखना है यहाँ पे। तो ये जो एनिमल्स, ये जो वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ ये नेचुरली ड्रेनेज का काम करते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं पे कंजर्वेशन की आज की डेट में जरूरत है। ऑल्दो ट्रीटिंग एनिमल्स विद द डाइक्लोफेनाक, ये डाइक्लोफेनाक केमिकल कंपाउंड है, इसको याद रखना है आपको। इससे जिस किसी एनिमल को आप क्या करोगे, ट्रीट करोगे, is gradually being stopped, some farmers still do it. Okay, तो इसको कहीं ना कहीं पे हमने रोकना चाहिए, फिर भी कुछ एक फार्मर लोग इसको कैसे अपने फार्मिंग में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसकी वजह से काफी हमारा वाइल्ड लाइफ का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं, ये इंसेक्ट जिसकी जिसके इसमें आ जाते हैं, मतलब चपेट में आ जाते हैं, और इन इंसेक्ट को फिर हमारे स्कैवेंजर क्या करते हैं, खाते हैं, उसके बाद में उनको किडनी से रिलेटेड इशू क्रिएट हो जाते हैं, और वो बाद में उनकी डेथ होना शुरू हो जाता है। तो अभी एक और दूसरा इशू है जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, दैट इज द फॉरेस्ट फायर। तो आपको लास्ट ईयर में पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी थी वो काफी फेमस हुई थी पूरे वर्ल्ड में, राइट। वहां पे महीनों तक वो आग जलती रही, जंगल जलते रहे। तो जंगल जलने से देखो हमारा फॉरेस्ट तो डिस्ट्रॉय हुआ ही हुआ, हमारा मतलब ऑस्ट्रेलिया का मतलब हमारे अर्थ का मतलब हमारे एनवायरमेंट का नुकसान हुआ इनडायरेक्टली, राइट। और उस जंगल में जिस वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट था, वाइल्ड लाइफ भी खत्म हुई वहां पे। बोलते हैं कि वहां पे मोर देन 50,000 कैमल्स को मार दिया गया। शूटिंग का ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ने, क्यों दिया, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कैमल्स थे उस जंगल में, तो वो कैमल्स वहां से भाग खड़े हुए। भागने के बाद में उनको वाटर चाहिए था, तो वो लोगों के गांव में, शहर में घुसना शुरू हो गए, और वो काफी हाइटेड होते थे, तो जहाँ पे भी वाटर के टैंक मिलते थे वो पानी पी लेते थे। और आपको पता ही है कैमल की बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, एक ही समय में 15 दिन का वाटर वो क्या कर लेते हैं, टैंक फुल कर लेते हैं, राइट। तो उनको बाद में लोगों को वाटर स्कैरसिटी, पहले ही वैसे भी मैं एक फैक्ट बता दूं आपको यहाँ पे, कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट और कंट्री है कि जहाँ पे साल भर बहुत बार बहुत सारे एरिया में वाटर स्कैरसिटी को फेस करना होता है। मतलब वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, फ्रेश वाटर वहाँ पे। और ऐसे में अगर 50 हजार या लाख कुछ लाख कैमल्स की अटैक हो जाए वाटर के लिए, तो फिर वाटर स्कैरसिटी तो बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने कैमल को शूट आउट करने के ऑर्डर दे दिए। तो देखो, तो ये फायर, फॉरेस्ट फायर की जो इंसिडेंट है यहाँ पे, तो कितना ज्यादा एनवायरमेंट का यहाँ पे डैमेज हुआ है, तो ये भी समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो फायर, जहाँ पे फॉरेस्ट फायर होती है वहाँ पे बहुत सारे एनवायरमेंटल इशू क्रिएट होते हैं। बहुत बार आपने न्यूज में देखा होगा कि अमेजोन की जो फॉरेस्ट है वहाँ पे भी इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है आपको।
सो हम टेक्स्ट बुक्स को कवर करेंगे यहाँ पे। और थ्रेट फॉरेस्ट फायर दैट इज वाइल्ड लैंड फायर्स दैट गो आउट ऑफ कंट्रोल, जब जंगलों में आग लगती है और वो कंट्रोल के बाहर में चली जाती है, तो उसको यहाँ पे हम बोलते हैं कि फॉरेस्ट फायर। और एक थ्रेट है, मतलब बहुत चिंता का विषय है। और सभी जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट होता है उनके लिए काफी ये डेंजरस होता है, क्योंकि ऐसा चलते हुए उनकी डेथ हो जाती है। आर अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट फायर यूजुअली हैपन इन हॉट ड्राई वेदर। और ये जो फॉरेस्ट फायर है वो जंगलों में कब शुरू होती है? जनरली हॉट और ड्राई सीजन में, मतलब समर सीजन में बोल सकते हैं हम। when the vegetation is dry and catches fire easily, जब जो वेजिटेशन या घास वगैरह जो बोलते हैं हम, ग्रास वगैरह पूरी तरह से ड्राई सीजन के कारण सूख जाती है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण अपने आप में वो क्या हो जाता है, वहाँ पे फायर जैसी सिचुएशन बन जाती है। या कभी कभी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू भी वहाँ पे फायर जैसी सिचुएशन बनने के कारण एक्सीडेंटल भी फायर लग जाती है, और वो काफी रैपिडली क्या हो जाती है, स्प्रेड ओवर द फॉरेस्ट हो जाती है, पूरी तरह से फॉरेस्ट को कवर कर लेती है। दे में रिजल्ट फ्रॉम द नेचुरल कॉजेज सच एज द लाइटनिंग और द वोल्केनिक इरप्शन। तो यहाँ पे जो नेचुरल कॉजेज की बात की गई है, तो लाइटनिंग की वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, फायर फॉरेस्ट को देखा जाता है। या वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक जो मटेरियल होता है वो काफी अपने आप में क्या होता है, वार्म होता है, और उसमें फायर भी होती है, तो उसकी वजह से भी ऐसे एरिया में क्या हो सकता है, फॉरेस्ट फायर वाली सिचुएशन बन सकती है। बट मोस्ट आर कॉज एक्सीडेंटली और पर्पसली फॉर पीपल। ओके, लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया है कि बहुत सारी जो फॉरेस्ट फायर को ऑब्जर्व किया जाता है वो पर्पसफुली भी किया जाता है। मतलब कभी गवर्नमेंट किसी पर्पस से जंगल को आग लगा देती है, या कभी लोग लगा देते हैं, तो उनके निजी स्वार्थ होते हैं ये सब करने में, और हमें एनवायरमेंट का पूरा डैमेज को क्या करना होता है, बेयर करना होता है। हमारे वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट ऐसे चलते हुए क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये सब चिंता का विषय है। देयर आर वेरियस वेज इन विच अ मैन मेड फॉरेस्ट फायर कुड स्टार्ट। बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे मतलब वेज है जिससे ये फायर फॉरेस्ट फायर क्या हो सकती है, शुरू हो सकती है। द स्नैपिंग ऑफ पावर लाइन्स, जो पावर लाइन्स होती है कैटरनरी पास होती है, हाई वोल्टेज लाइन, तो उसके कारण भी कभी कभी वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण वगैरह, कम ज्यादा अप डाउन होने के कारण क्या होता है, ग्रास में एक फायर सी लग जाती है, और उसके बाद में वो फायर स्प्रेड हो जाती है। उसके बाद में कुछ और कारण बताए गए। द ड्रॉपिंग ऑफ लाइटेड मैच और सिगारेट। बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो मतलब एडिक्टेड होते हैं, कुछ सिगार लेना पसंद वगैरह करते हैं, तो ऐसे मटेरियल को कैसे चलते चलते फेंक देते हैं रास्ते में कहीं पे जहाँ से वो पास होते हैं। तो उनको शायद ये पता नहीं है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। फायर मतलब फॉरेस्ट फायर में ये सब कन्वर्ट हो जाता है। कहीं पे भी चलते चलते अगर आपने माचिस की तिल्ली जलाई और फेंक दी, तो उससे क्या हो सकता है, वहाँ का आजू बाजू का जो कूड़ा कचरा है जो ड्राई है, तो इनफ्लेमेबल होता है, जल्दी फ्लेम को पकड़ लेता है और जल जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे आपको फायर देखने को मिलती है। तो ये भी एक दूसरा कारण है। द केयरलेस यूज ऑफ मशीनरीज और लिविंग अ कैंप फायर ऑन अटेंडेड। तो कहीं कहीं पे लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी जहाँ पे दूर बहुत रिमोट में उनका जो फार्म एरिया होता है, वहाँ पे आफ्टर हार्वेस्टिंग जो रेसिड्यूज बचते हैं प्लांट के, क्रॉप के, तो उनको जला देते हैं और घर में आ जाते हैं, रुकते नहीं उसको पूरी तरह से खत्म होने तक। और वो फिर आग कैसे विंड के कारण वगैरह वो फायर फैल जाती है, तो उससे चलते दूसरों का नुकसान तो होता ही है, लेकिन जहाँ पे फायर नहीं लगनी चाहिए वहां पे भी वो क्या हो जाती है, स्प्रेड। तो कभी भी हम लोगों ने जब पर्पसफुली कहीं पे किसी एरिया को क्लीन करने के लिए अगर आपको फायर को यूज करना है, तो पर्पसफुली वहां पे रुकना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए कि इससे दूसरे एरिया का या दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें करने की यहाँ पे क्या है, आपको आवश्यकता है। सो केयरलेस यूज ऑफ मशीनरी। कभी कभी मशीनरी को आप अगर केयरलेसली यूज करोगे, तो देखा जाता है जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वो कभी कभी रिमोट एरिया में होती है या पास वाले फॉरेस्ट एरिया में होती है, तो वहाँ पे एक तो ब्लास्ट वाली सिचुएशन हो जाती है, या मशीनरी में एक्सप्लोजन वगैरह होने के कारण आजू बाजू में आग फैल सकती है। या बहुत सारी जगह पे माइनिंग वर्क्स वगैरह चलता है, तो वहाँ पे ग्रेनेड्स का वगैरह यूज किया जाता है, तो ग्रेनेड ब्लास्ट के कारण भी कभी कभी आग कैसे फैल जाती है ऐसे एरिया में। तो ये सब चीजें जो है तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होती है। तो कहीं ना कहीं पे नेचुरल कॉजेज से तो
ह्यूमन एक्टिविटीज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच फॉरेस्ट फायर, ये भी याद रखना है आपको यहाँ पे। सो फॉरेस्ट फायर किल्स प्लांट्स एंड एनिमल एंड कैन आल्सो स्प्रेड टू ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये इतना, ये फायर फॉरेस्ट जो होती है वहाँ के फॉरेस्ट को तो डिस्ट्रॉय करती है, एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करती है, और आगे बढ़ते बढ़ते ये ह्यूमन सेटलमेंट तक भी पहुंच जाती है, लोगों के गांव या शहर तक भी पहुंच जाती है जो आजू बाजू में हो, और वहां पे भी डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देती है। इसीलिए ये बहुत ही डेंजरस माना जाता है। So causing damage to the human life and property. They also pollute the air by releasing huge amount of carbon dioxide and smoke. और आग लगने से तो आपको पता ही है, इसका एक ही आउटपुट होता है, आउटकम होता है कि बहुत ज्यादा लेवल पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, स्मोक को रिलीज किया जाता है, और उसके कारण हमारी जो एयर की क्वालिटी है वो बर्बाद हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है। तो एयर पोल्यूशन भी इसके कारण क्या होता है, मतलब इंक्रीज होता है। So a series of the devastating forest fire broke out in the southern California in October 2007। तो यहाँ पे 2007 में एक घटना घटी हुई थी जो कि कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी आग लग गई थी, और उसके कारण वहाँ के प्रॉपर्टी का और लोगों के सेटलमेंट का, लाइफ का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। तो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, फैंड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स। और ये स्प्रेड होने का कारण क्या है कि विंड की डायरेक्शन जिस दिशा में होगी, राइट, और जिस स्पीड में होंगी उस स्पीड से ये फायर क्या होती है, स्प्रेड होती है। ये बात आपको याद रखना है। द फायर स्प्रेड क्विकली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। दे डिस्ट्रॉयड ओवर 1500 होम्स। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था, इससे चलते क्या हुआ था, 1500 घर बर्बाद हो चुके थे, 1500 घरों का नुकसान हुआ था। स्कोर्च ओवर द 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। और लगभग 2000 किलोमीटर लैंड में ये क्या हुई थी, फैली हुई थी। killed several people and injured many other। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग इससे घायल भी हो चुके थे। तो एग्जाम्पल, आप जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फॉरेस्ट फायर, डिस्क्राइब द फॉरेस्ट फायर, तो इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है टू गेट द फुल मार्क्स। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द नेचुरल फॉरेस्ट फायर। नेचुरल फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करना तो पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होना है तो वो कभी आपके सपने में आके आपको पूछेगा नहीं कि भाई मुझे यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन अभी होने जा रहा है, मैं करूँ या नहीं करूँ। तो ये सिचुएशन कभी कंट्रोल नहीं की जा सकती। अर्थक्वेक वाली सिचुएशन आपको कभी पूछ के नहीं होगी। तो नेचुरली जो भी घटनाएं होती है उसको हम रोक तो नहीं सकते, हाँ उसका अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ पे हो सकती है और उसके प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, राइट। उसकी हम तैयारी रख सकते हैं उस घटना से निपटने के लिए, लेकिन उसको पूरी तरह से रोका नहीं जा। लेकिन जो इररिस्पॉन्सिबल हमारा बिहेवियर है, जैसे रास्ते से चलते चलते माचिस को जला के फेंक देना या सिगारेट को फेंक देना, जलती हुए सिगारेट को, ये तो स्मोकर जो लोग होते हैं तो उनको समझना चाहिए इन सब चीजों को रोका जा सकता है। तो मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जो फॉरेस्ट फायर होने के जो चांसेस होते हैं उसको पूरी तरह से रोका जा सकता है। नेचुरली हम रोक नहीं सकते इसको। This is possible through the regular monitoring by lookouts, keeping watch from the observation towers and crews patrolling the ground। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं। उससे जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है उनकी हंटिंग और पोचिंग के ऊपर में ध्यान रखा जाता है। और साथ साथ में ऐसे एक्टिविटीज को भी देखा जाता है कि जिन एक्टिविटीज से फायर मतलब फॉरेस्ट फायर वाली सिचुएशन बनने के जो चांसेस होते हैं उन एक्टिविटीज के ऊपर में ध्यान रखते हैं। जगह जगह पे बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं और उन टावर से मतलब पूरे एरिया को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और ऐसे एक्टिविटीज को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। आर आल्सो ऑफन यूज फॉर द मॉनिटरिंग वेयर द फॉरेस्ट फायर्स आर फ्रीक्वेंट देयर शुड बी। तो इन जगह पे इस टाइप की सेटलमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि हम फायर फॉरेस्ट जैसी सिचुएशन को क्या करें, रोक सके। स्पेशली ट्रेन फायर फाइटिंग क्रूज। तो यहाँ पे कैसे एक स्पेशल क्रू होना चाहिए, कुछ लोगों की टीम बना के रखनी चाहिए और उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए। और उनके पास में प्रॉपरली मतलब टेक्निकल वो सभी चीजें होनी चाहिए जिसकी मदद से वो फायर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फायर ब्रिगेड की जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं या वो जो टीम होती है, तो वो सब चीजें होनी चाहिए ताकि हम ऐसे सिचुएशन में इस सिचुएशन से निपट सके।
दे शुड हैव द सुटेबल इक्विपमेंट, जैसे मैंने बात की इक्विपमेंट होने चाहिए तो appropriate and preferably aircraft and can spray water and fire retardants from the air. ओके तो आग को प्लांट से या उस मटेरियल से दूर करने वाले कुछ रिएक्टेंट्स होने चाहिए हमारे पास में। और कभी कभी आग वाले एरिया में डायरेक्ट जाके हम आग को क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो ऊपर से उसके ऊपर में कुछ शावर करने के लिए या केमिकल शावर करने के लिए आपके पास में एयर क्राफ्ट भी होने चाहिए। ये इन सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत स्प्रेड होने से इसको बचा सकते हैं। द स्प्रेड ऑफ फायर्स कैन बी स्टॉप और स्लोड डाउन बाय द फायर ब्रेक्स। तो जगह जगह पे फायर ब्रेकर्स क्रिएट करने चाहिए। देखो जब हम रास्ते पे चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर होते हैं ताकि आपकी स्पीड कम हो जाए, राइट। वैसे ही जंगलों में कैसे फायर ब्रेकर्स लगाए जाते हैं, मतलब कुछ गैप्स को रखा जाता है, रोड्स को क्रिएट किया जाता है, मतलब एक साइड से अगर फायर लग भी जाए तो कुछ मैदान को मतलब ओपन रखा जाता है, वहाँ पे कुछ नेचुरल वेजिटेशन वाली सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से वो फायर कैसे उसी एरिया में स्टॉप हो जाते हैं, तो उसको हम फायर ब्रेकर्स बोलते हैं। तो वो सब चीजें डेवलप करनी चाहिए। इफ नेचुरल फायर ब्रेकर्स सोच एज रिवर, देखो जिस एरिया में रिवर हो तो रिवर के मान लो लेफ्ट साइड में अगर फायर लगी हो तो राइट साइड में वो पहुंचती नहीं, बिकॉज बीच में रिवर होने के कारण, तो इसको नेचुरल फायर ब्रेकर बोलेंगे। तो हम आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं इसे, राइट। तो कंस्ट्रक्टिंग मैन मेड वन सच एज द वाइड रोड्स, जैसे कि मैंने बताया आप जंगल में रोड्स बना सकते हो, उससे क्या होगा जंगल की पेट्रोलिंग भी करना पॉसिबल होगा, और फायर जैसी सिचुएशन अगर होती है तो रोड के इस साइड की आप उस साइड में पहुंच नहीं पाएंगी फायर, राइट। या तो हम ट्रेंचेस बना सकते हैं, तो इन सभी चीजों से हमें काफी मदद हो सकती है जो फायर वाली कंडीशन होती है फॉरेस्ट में उसको रोकने के लिए। The number of man-made forest fires can be reduced by making people aware of the ill effect of such fire। तो जिस एरिया में इस फायर फॉरेस्ट फायर को देखा जाता है, ऐसे एरिया के लोगों को अगर हमने अवेयर कर दिया इन सभी सिचुएशन से, या उनको ऐसे इक्विपमेंट को अगर प्रोवाइड किया गया, ट्रेन किया गया कि कैसे बचना है और बचाना है हमारे एनवायरमेंट को, तो काफी ज्यादा हमको मदद हो सकती है। नहीं तो होता क्या है कि हमारे गांव के आजू बाजू के गाँव, हमारे गांव के आजू बाजू में जो जंगल होता है वहां पे कभी कभी आग लग जाए, और फिर हम इंतजार करते रहते हैं कि दिल्ली से एयरक्राफ्ट कब आएगा, लोग कब आएगी, टीम कब आएगी, और इस आग को कंट्रोल करते हैं। अगर गांव वालों को ये ट्रेनिंग हो और उनके पास में अगर लोकल लेवल पे कुछ इक्विपमेंट हो, तो गांव वाले भी तब तक बहुत सारे मतलब हमारे हैबिटेट के नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट की यहाँ पे जरूरत है। ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे what are the ways to conserve our natural vegetation and wildlife. So over the last century the rate of extinction has increased so much that several species are becoming extinct every day। तो लास्ट सेंचुरी से अगर आप देखते जाओगे तो ये आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे आपकी ये जो उनकी डिक्लिनेशन हो रहा है या उनके क्वांटिटी में जो रिडक्शन आ रही है, तो ये रेट डे बाय डे ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, काफी रैपिडली इसमें ग्रोथ दिख रही है, आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है आपको। वी हैव नाउ रियलाइज द नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सम वेज ऑफ डूइंग दिस आर। तो इसीलिए आज के डेट में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होने के कारण हमको ये नीड फील हो रही है कि हमारे आजू बाजू का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत रैपिडली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एनिमल्स भी पहले जो दिखते थे वो नहीं दिख रहे, तो उनको बचाने के लिए कुछ यहाँ पे मेजर्स है। तो इन मेजर्स को आप प्रॉपरली याद भी करना होगा आपको, और आपके लाइफ में आपको इसको प्रैक्टिस में भी लाना होगा, ताकि हम हमारे नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, बचा सके। सो प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, आपको डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, आपको प्लांट ट्रीज का कवर क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, आपको ये फॉरेस्टेशन करना होगा। ओवर ग्रेजिंग, आपको एक ही एरिया में बार बार आपके कैटल्स को ग्रेज नहीं करवाना होगा, आपको मैक्सिमम पास्चर्स को क्रिएट करना होगा, ग्रासलैंड को प्रमोट करना होगा, फॉरेस्ट फायर को रोकना होगा, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको रोकनी पड़ेगी। आपको पोल्यूशन को रोकना पड़ेगा, पोल्यूटेंट को आपको विदाउट फिल्टर छोड़ना नहीं चाहिए बाकी के सोर्सेस में, ये सब चीजें आपको यहाँ पे करनी होगी। सिलेक्टिव फिलिंग ऑफ द ट्रीज फॉर द कमर्शियल पर्पज, कमर्शियल पर्पज से कुछ ट्रीज को ही नहीं लगाना चाहिए आप लोगों ने। देखो जैसे आपके आजू बाजू के गाँव के जंगल में आपको देखने को मिलेगा कि टीक की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा मिलती है, टीक के जो ट्रीज है, टीक राइट, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी ट्रीज
देखने को नहीं मिलती, क्योंकि टीक एक ऐसी ट्री है जो कमर्शियली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे हम जो टिम्बर प्रोड्यूस होता है, तो उस टिम्बर से काफी ज्यादा फर्नीचर का इम्पोर्टेंस होता है, इसीलिए उसी को लगाना पसंद करते हैं। और बाकी की जो वेराइटी हमारी स्पीसीज है प्लांट की, वो गायब हो चुकी है। तो ये सब चीजें रोकनी चाहिए। जैसे हिमालय माउंटेन रेंज में देखोगे आप, तो पहले वहाँ पे जो ओक की ट्रीज थी, तो वो भी अभी क्या हो गई है, गायब सी हो गई है। वहाँ पे जो कमर्शियल ट्रीज है उनको लगाना शुरू कर दिया लोगों ने, मतलब जहाँ से हमें ज्यादा इनकम मिलता है उसी ट्रीज को हम प्रमोट करते हैं। तो ये सब हमारे इंडिया में क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए, राइट। अंडरटेकिंग सोशल फॉरेस्ट्री, लोगों ने आगे आके फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, विच इन्वॉल्व द एफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाने चाहिए हर साल, एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉर द मीटिंग ह्यूमन नीड्स एट द सेम टाइम। और हमें ये सब सोचना चाहिए कि आने वाले जनरेशन के लिए हमको फॉरेस्ट को बचाना है। तो बचाना है मतलब हम काटते रहेंगे तो ये तो बचेंगे नहीं। अगर काटना है आपके नीड के लिए, तो आपने एक पेड़ को काटना है तो 10 पेड़ लगाने चाहिए आप लोगों ने, राइट। तो डायरेक्ट पेड़ नहीं लगा सकते, पौधे लगाना पड़ेगा आपको, कि प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। तो आप लोग इस चैप्टर को अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आज ही डिसाइड कर लो, जब भी आपका बर्थडे हो तो आप कम से कम 2 प्लांट लगाओ। और आपके लाइफ में आप मतलब ये डिसाइड करोगे कि इनको क्या करना है, आपको प्रॉपरली ग्रो करना है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेंगी, तो आपके साथ में वो जो भी पौधा है, प्लांट है, वो भी क्या होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव क्या आएगा, चेंज आएगा, काफी ज्यादा खुशी होगी आपको उसको देख के। तो ये करना चाहिए। अगर आपको इस टाइप के चैप्टर को पढ़ना है, समझना है, तो हमें प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा, देखते देखते पूरे गांव में बहुत सारे पेड़ लग, हर बर्थडे में लगाते जाओ 2 पेड़ कम से कम, ज्यादा खर्च नहीं होता है, 100-200 रुपए की बात है। केक तो 500 रुपयों का लाते हो आप, और थाउजेंड्स ऑफ मनी आप खर्च कर देते हो। तो अगर 100 रुपीज में आप ये कर सको तो आपने करना चाहिए। मैं सिर्फ बर्थडे की बात कर रहा हूँ, आप बाकी के ओकेजन में भी ये कर सकते हो। जैसे दीपावली आती है, बहुत सारा फायर वर्क करते हैं, पोल्यूशन होता है उससे, तो पेड़ पौधे लगाने का कोई सोचता नहीं। तो हमने कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। अगर इस चैप्टर को स्पेशली सही मायने में समझना है, तो ये सब चीजें आपने प्रैक्टिस करना शुरू करना। आपको देख के बाकी लोग भी करेंगे, बाकी लोगों में भी ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने बोला तभी हम करेंगे, या स्कूल वाले बोलेंगे तभी हम करेंगे वगैरह, ऐसा नहीं। ये खुद को आपको क्या होना चाहिए, फील होना चाहिए। और हमारी ही जनरेशन, आपकी जनरेशन आने वाले मतलब जनरेशन को बचा सकती है, आने वाले जनरेशन के लिए फॉरेस्ट रख सकती है। तो ये सब हमारी चैलेंज है। हम आने वाले जनरेशन को नहीं बोलेंगे हम खत्म कर देंगे, वो देखते रहेंगे, ये नहीं हो सकता, राइट। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो आपका। सेटिंग अप द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज टू एनेबल वाइल्ड एनिमल टू लिव इन द सेफ्टी इन द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। और हमने क्या करना चाहिए, जहाँ पे भी जंगल है, जहाँ पे भी फॉरेस्ट जैसी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन है, डेंस है, ओपन है, जो जिस भी टाइप का है, तो वहाँ के एनिमल्स के लाइफ की गारंटी देनी होगी। उनको मतलब इतना फील होना चाहिए कि हम यहाँ पे सिक्योर है, यहाँ पे कोई आएगा नहीं, हमारी हंटिंग नहीं करेगा, पोचिंग नहीं करेगा। तो ये सब हंटिंग पोचिंग रोकना चाहिए आपने। उस एरिया में जानबूझ के जाना छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप उस एरिया में जाओगे ही नहीं, तो इस टाइप की सिचुएशन ही नहीं आएंगी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक लॉ बनाया था 1986 में, और हमारे देश में अलग अलग एरिया में क्या किए, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, ये सब चीजें क्या की उन्होंने क्रिएट की। और वहां पे एक लिमिट तक लोगों की एंट्री के ऊपर में क्या है, बैन लगा के रखा है। मतलब आप पूरे जंगल में पी नहीं सकते, घूम नहीं सकते। तो उससे क्या होता है, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है। तो इस बुक में एक आपको मैप दे के रखा है, और उस मैप में आपको अलग अलग नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी के बारे में, प्लेसेस के बारे में और उनके नेम्स के बारे में जानकारी दी है। तो इस मैप को बिल्कुल रट लेना है बेटा आपको, और किस स्टेट में कहाँ पे कौन सी बर्ड सेंचुरी है, किस नेम से है, फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ पे है, नेशनल पार्क कहाँ पे, ये सब चीजें आपको क्या करना है। और आपके गांव के पास में अगर ऐसा कोई है तो वो भी आपको लिस्ट में ऐड करना ही है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेयर स्पीसीज बाय द ब्रीडिंग देम इन जूस। तो जो रेयर स्पीसीज है उनको भी बचाना होगा, उनके ब्रीडिंग के ऊपर में आपको ध्यान देना होगा। मैक्सिमम उनके स्पीसीज का प्रोडक्शन के ऊपर में आपको ध्यान देना होगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में उनकी क्वांटिटी कम ना हो और वो गायब ना हो जाए, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में ना चला जाए। तो इसके ऊपर ध्यान देना है। प्रिवेंटिंग द ट्रेड इन थिंग्स मेड ऑफ द हॉर्न, आइवरी एंड एनिमल स्किन। तो एनिमल के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हॉर्न्स होते हैं या उनकी स्किन होती है, लेदर के लिए वगैरह यूज करते हैं,
या डेकोरेटिव पर्पज के लिए हम उनकी हंटिंग कर देते हैं, तो क्या इंसान इतना मजबूर है कि या इतना ज्यादा शौकीन है कि किसी एनिमल को मार के अपने घर की शोभा बढ़ाना चाहता है? तो ये तो बिल्कुल ही मतलब आप सोच सकते हो, दिमाग को न पटने वाली बात है ये। तो हम इतने मतलब इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? हमारे हमारे घर की शोभा किसी को मार के कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट? तो ये सब रोकना चाहिए। तो पैसे के चक्कर में लोग इंसान आज इंसानियत भूल चुका है, तो ये कहीं ना कहीं पे हमें हमारी इंसानियत को वापस लाना पड़ेगा, राइट? सो प्रिवेंटिंग ट्रेड इन थिंग्स, तो इन सभी चीजों का ट्रेड नहीं करना चाहिए, या जो लोग ट्रेड करते हैं उनको रोकना चाहिए, उनके लिए कानून बनाने चाहिए। वैसे हमारी इंडिया में बहुत सारे कानून, देखो सलमान खान वन ऑफ द एक्टर, बहुत बड़ा एक्टर है, उसने किसी हरन को मार दिया था, राइट? हिरन को मार दिया, केस चल रही है उनके ऊपर भी। तो मतलब इतने अच्छे लोग, राइट, ऐसा अगर गलत काम करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? उनसे तो उनको एनकरेज मिलेंगे, चलो सलमान खान मारते हम क्यों नहीं मारते, राइट? तो उनको अभी तक पनिशमेंट नहीं हुआ बोल। तो ये सब छोटी मोटी घटना मतलब घटनाएं, ये सब याद भी रखना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे मतलब निगेटिवली भी लेना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, खंडन करना चाहिए ऐसे सभी चीजों का आप लोगों ने, राइट? तो राइजिंग द अवेयरनेस अबाउट द नीड टू कंजर्व द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो जो मैं अभी ये सब चीजें समझा रहा हूँ आपको, इसका मतलब वही होता है कि लोगों के बीच में आपको इसकी जरूरत को समझाना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, तभी लोगों को ये बात समझ में आएंगी, और हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है ये प्रोटेक्ट हो पाएगा, राइट? सो इन मेनी countries across the world, there are laws for the protection of natural vegetation and wildlife. बहुत सारे कंट्रीज ने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए। सम एरियाज व्हिच आर द आउटस्टैंडिंग इन द डाइवर्सिटी ऑफ देयर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बायोस्फीयर रीजन। तो एक बात आपको याद रखना है, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा एनिमल्स की और नेचुरल वेजिटेशन की आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ऐसे एरिया को वहाँ के गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व करके क्या कर दिया है, डिक्लेयर्ड कर दिया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। Within these reserves, combination of different types of ecosystems are protected while allowing the local people to continue using them in the suitable ways. तो इसमें अलग अलग बायोम्स पाए जाते हैं और लोगों की अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो जहाँ पे देखो फॉरेस्ट के साइड में, साइड वाले बेल्ट में, आउटर बेल्ट में लोग अपना हैबिटेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर डेंस वाले एरिया में वहाँ पे आप घर बना के रह नहीं सकते, वहां तक आप रोड बना के अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो एक हद तक गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके एक्टिविटीज के ऊपर में बैन लगाना शुरू कर दिया है, और ये हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत अच्छी एक स्टेप्स है और ये लेनी भी चाहिए। तो देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया है, डिक्लेरेशन किया गया है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इसका जो साइट्स बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में ये याद रखना है आपको, लॉन्ग फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। टू ट्राई टू इंश्योर दैट द ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो ऐसे एनिमल्स या प्लांट की स्पीसीज जो नियर फ्यूचर में क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, ऐसे स्पीसीज का ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बैन लगाया गया है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, राइट? मतलब जो भी स्पीसीज प्लांट की हो या एनिमल की हो, जो नियर फ्यूचर में क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, एंड हो सकती है, उन स्पीसीज का आप क्या नहीं कर सकते हो, ट्रेड नहीं कर सकते हो, व्यापार नहीं कर सकते हो। ये इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड किया गया, और उस कन्वेंशन को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। तो ये कन्वेंशन हुआ था, राइट? सो साइट्स प्रोटेक्ट थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। तो इस समझौते के कारण क्या हुआ, इस कन्वेंशन के कारण बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एनिमल और प्लांट के स्पीसीज को बचाया गया। अमॉन्ग द प्रोटेक्टेड एनिमल्स आर टाइगर। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, टाइगर आते हैं, एलिफेंट्स, बियर, रिनोसोरस, ऑस्ट्रिचेस, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड बहुत सारे कोरल्स वगैरह आते हैं इसमें, राइट? तो ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखना है। अमॉन्ग द प्रोटेक्टेड प्लांट्स आर सम टाइप्स ऑफ कैक्टी, ऑर्चिड्स एंड ओल्स। तो ये कुछ प्लांट्स भी आते हैं, इन प्लांट्स को याद रखना है। इंडिया हैज अ लॉन्ग टर्म प्लान called the National Forestry Action Program for the increasing forest cover and arresting deforestation. तो इंडिया में भी ये बहुत लंबे समय के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, जिस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर है,
उसको ये फॉरेस्टेशन के थ्रू ग्रो करने की मतलब गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है और ये बहुत अच्छे संकेत है। इट एम्स टू ब्रिंग 1/3 ऑफ द कंट्रीज एरिया अंडर द ट्री और फॉरेस्ट कवर। तो इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो क्या है, हमारे इंडिया का 1/3 पोर्शन को फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर में लाना। वैसे भी किसी भी कंट्री की जो टोटल लैंड होती है उसके 35% नियर अबाउट 35%, अबाउट 33% वहां पे फॉरेस्ट और ट्री कवर होना चाहिए। तो हमारे इंडिया में सिर्फ आज की डेट में 24 पॉइंट समथिंग फॉरेस्ट और ट्री कवर है। हम 10% पीछे चल रहे हैं, ये भी फैक्ट आपको याद है, राइट। सो बात करेंगे हम आगे। बिसाइड इंडिया फॉलोज द वेरियस इंटरनेशनल लॉज एंड एग्रीमेंट ऑन कन्वेंशन। और भी इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में जो जो चीजें यहाँ पे कन्वेंशन, एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन हमारे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बने, उनको भी इंडिया की गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। द पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स वन महोत्सव एवरी ईयर टू एनकरेज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। और इसी का एक पार्ट है कि हमारे भारत के लोग, इंडिया के लोग वन महोत्सव प्रोग्राम को हर साल क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और उस दिन उनके मन में एक बहुत आस्था होती है, सिंपैथी होती है हमारे वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के प्रति, और वो क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना। और ये जो सेलिब्रेशन होता है जनरली अक्टूबर में वगैरह होता है, अक्टूबर महीने में हर साल होता है। So they observe the first week of October as a wildlife week every year to raise awareness about the wildlife। तो यहाँ पे अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है तो पूरे वीक में ये काम किया जाता है, लोगों को मतलब प्रमोट किया, लोगों को अवेयर किया जाता है, एनवायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाना है, ये सब प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जाता है। तो यहाँ दिस चैप्टर इज एंड नाउ, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपको 1 और 2 टाइम्स इसको रीड करना है और जो दिक्कतें आएंगी वो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे जो मैप दिया है तो मैप में देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर वाले साइड में देखते हो तो वहाँ पे दचिंगम आपको क्या देखने को मिलेगा, नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जहाँ पे पैंथर या फिर डियर जैसे एनिमल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पूरे इंडिया में एक्चुअली टाइगर पाए जाते हैं जगह जगह, अलग अलग फॉरेस्ट में। लॉयन जो है वो गिर के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में पूरे कि ये लॉयन और टाइगर हमारे इंडिया में साथ में पाए जाते हैं। बाकी वर्ल्ड में ऐसी दूसरी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे लॉयन और टाइगर एक साथ देखे जाते। ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे रिनोसोरस, एलिफेंट्स, पीकॉक, इंडियन बाइसॉन, वाइल्ड एस। वाइल्ड एस देखो हमारी इंडिया से बहुत रैपिडली खत्म हो रही है। वाइल्ड एस सेंचुरी जो है वो गुजरात में देखिए, मैप में आप देखोगी तो गुजरात में वाइल्ड एस सेंचुरी। तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एस कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पाकिस्तान में। ये बात याद रखना, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इनकम होती है एस से। वो एस को क्या करते हैं, बेचते हैं। और किसको बेचते होंगे, ऑब्वियसली चाइना को बेचते हैं। क्योंकि जब यास जो यास होते हैं तो यास का लेदर को निकाला जाता है और उसके स्किन में से किसी केमिकल्स को निकाला जाता है, जिसको अलग अलग लुब्रिकेंट में यूज किया जाता है, या उसमें एक जिलेट लाइक मटेरियल निकलता है। तो एज एन जिलेटियन मटेरियल उसको यूज किया जाता है। तो ये फैक्ट हमारे बुक में नहीं दिया है, फिर भी याद रखना है आपको। ये जो वाइल्ड एस है उनकी पूरे वर्ल्ड में जो नंबर है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। इंडिया में जो वाइल्ड एस सेंचुरी है वो गुजरात में। और एस की क्वांटिटी में उनकी जो नंबर है वो कम होती जा रही है हमारे इंडिया में। और बाकी जो एनिमल्स है, डियर है, यॉक है, इबेक्स है, स्नो लियोपार्ड है, कोबरा है, रेप्टाइल में जो आते हैं क्रोकोडाइल वगैरह, तो ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली आपको रेड मार्क से आपके मैप में बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंडिकेट किया है, और ग्रीन डॉट से आपको बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को ने जिनको रिकॉग्नाइज किया है, राइट, स्टेटस दिया है उसको किया है। और ब्लू कलर से शायद मेजर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी को रिप्रेजेंट किया है। तो इस मैप को प्रॉपरली आपको घर में क्या करना है, स्टडी करना है, और मैप को फिर से ड्रॉ करके आप मुझे ग्रुप पे सेंड करोगे। और इस चैप्टर पे जो भी एक्सरसाइज है उसको भी आप सॉल्व करके मुझे क्या करोगे, सेंड करोगे। तो आई होप इस चैप्टर में आपको कुछ इशू ना हो। अगर इशू हो